नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भूगोल सेक्शन के टॉपिक नंबर 1 और 2 सूर्यमंडल और उसके ग्रह, देशांतर और अक्षांश से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भूगोल सेक्शन में हमारा पहला टॉपिक है सौरमंडल और उसके ग्रह। और दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। दोस्तों आंसर है इसका बुध। आंसर है इसका बुध। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र स्थलीय या चट्टानी ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र स्थलीय या चट्टानी ग्रह रॉकी प्लैनेट्स हैं। हमारे सौर मंडल के 4 विशाल गैसीय ग्रह नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति हैं। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों सूर्य के सबसे अधिक पास में है बुध और सबसे अधिक दूर है नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? आंसर है इसका गैनीमेड। आंसर है दोस्तों इसका गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह और मंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह और सौर मंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। सौर मंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु जोवियन प्रणाली यानी कि बृहस्पति के चंद्रमाओं की प्रणाली के लिए अगला नियोजित मिशन 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी कि जूस है। नमका दोस्तों नेपच्यून का उपग्रह है और फोबोस मंगल का और टाइटन शनि का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य शुद्ध ग्रह बेल्ट में स्थित है? आंसर है इसका सेरेस। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच शुद्ध ग्रह बेल्ट में एक बोना ग्रह है। एरिस सौरमंडल में सबसे बड़े पैमाने पर और दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात बोना ग्रह है। मेक एक बोना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास प्लूटो के व्यास के लगभग 2/3 है। होमिया नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक बोना ग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है। आंसर है इसका वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है जो पृथ्वी को घेरते हैं। औरोरा जिसे ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा पोलरिस के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले पिंडों का एक घेरा है। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। चुनूक एक गर्म हवा है जो सर्दियों में चलती है। 5वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर है इसका प्लूटो। प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन को प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये बोने ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका औसत त्रिज्या 606 किलोमीटर है जिसका व्यास आधा और प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? आंसर है इसका शुक्र। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। ना तो बुध का और ना ही शुक्र के पास चंद्रमा है। तो दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है, वो हैं आपके शुक्र और बुध, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब हैं। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? आंसर है इसका ऊर्जा मेजर। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जो हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं वह उर्सा मेजर है। इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है।
इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। यह एक बड़ी करछी या प्रश्नवाचक चिन्ह के जैसा दिखता है, प्रतीत होता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बोना ग्रह है? आंसर है इसका मेक एक बोना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। इसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के साथ है। इसका एक ज्ञात उपग्रह भी है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? आंसर है दोस्तों इसका 79 उपग्रह थे। बृहस्पति के पास 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं 31 जुलाई 2020 के अनुसार। शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहा जाता है। गनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। गनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह और सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है गनीमेड। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि अभी हाल ही में मई 2023 में जो शनि है ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। इसके टोटल 145 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। 145 उपग्रह शनि के अब तक खोजे जा चुके हैं और ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। पहले दोस्तों बृहस्पति था, परंतु बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए इसने 145 उपग्रह इसमें खोजे गए हैं। अभी हाल ही में मई 2023 में ये वैज्ञानिकों ने अनाउंस किया है इसके बारे में। और दोस्तों जो बृहस्पति है इसके 95 उपग्रह हो चुके हैं। अब जो है वो इसके 95 उपग्रह हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है इसका नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात सौर ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत ही हवा वाला है। नेपच्यून में बहुत अधिक अंधेरा, ठंडा और बहुत ही हवा वाला जो है ये ग्रह है। 11वां प्रश्न है, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका अमावस्या। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि में ट्रांडिटस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? निम्नलिखित में से किस अवधि में ट्रांडिटस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? दिसंबर से जनवरी के दौरान। ट्रांडिटस नामक उल्का बौछार आमतौर पर दिसंबर जनवरी में पृथ्वी से दिखाई देती हैं। चतुर्भुज चंद्रमा रहित आकाश में प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं उत्पन्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में लीरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल में। अप्रैल में पृथ्वी से लीरिड्स नामक उल्का बौछार देखी जा सकती है। लीरिड उल्का बौछार के लिए दीप्तमान बिंदु नक्षत्र लायरा के पास है जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह का। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 79 उपग्रह 79 नहीं दोस्तों 95 हो चुके हैं। मैं आपको ये करंट का आपको एकदम बता रही हूँ। और शनि के 145 हो चुके हैं। शनि के 145 हो चुके हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। 15वां क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? आंसर है दोस्तों इसका 7। आंसर है इसका 7। ग्रेट बियर नामक नक्षत्र 7 तारों से मिलकर बना है। एक नक्षत्र आकाशीय क्षेत्र पर एक क्षेत्र है जिसमें दृश्य तारों का एक समूह एक कथित रूपरेखा या पैटर्न बनाता है जो आमतौर पर एक जानवर, पौराणिक व्यक्ति या प्राणी या एक निर्जीव वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है इसका शनि। आंसर है दोस्तों इसका शनि।
नासा के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों के उपग्रहों की संख्या इस प्रकार है: बुध के 0, शुक्र के भी 0, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, बृहस्पति के 79 79 नहीं है दोस्तों, अब 95 हो चुके हैं, और शनि के 82 नहीं है दोस्तों, अब 145 हो चुके हैं, और यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। बिग बैंग सिद्धांत डैश का वर्णन करती हैं। बिग बैंग सिद्धांत डैश का वर्णन करती हैं दोस्तों। आंसर इसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग मॉडल है, जो जॉर्ज एस लेमेत्रे द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ था। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? उपभू। उपभू पैरेगी बोलते दोस्तों इसको, उपभू। चंद्रमा या उपग्रह के कक्षा में वह बिंदु है जिस पर यह पृथ्वी के सबसे निकट है। उपभू यानी कि पैरेगी विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक सामान्य कक्षा के पेरिसिप्स के बराबर है, और एक सामान्य कक्षा के पेरिसिप्स के बराबर है। IC 1101 एक डैश है। IC 1101 एक डैश है। आंसर है दोस्तों इसका आकाशगंगा। IC 1101 एबेल 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है और सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से ये एक है। 30वां प्रश्न है, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग डैश दिनों की अवधि होती है? 29.5 दिनों की। 29.5 दिनों की। दो अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि 29.5 दिन है। एक पूर्णिमा और उसी चरण की अगली पुनरावृत्ति के बीच का समय अंतराल एक सिनोडाइक महीना औसतन लगभग 29.53 दिन का होता है। इसलिए उन चंद्र कैलेंडरों में जिनमें प्रत्येक माह अमावस्या के दिन से शुरू होता है, पूर्णिमा चंद्रमास के 14 या 15वें दिन पड़ती है। 21वां प्रश्न है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों आंसर है इसका 0। शुक्र ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के अनुसार शनि सबसे अधिक चंद्रमाओं के साथ ग्रह के रूप में बृहस्पति से अब आगे निकल गया है। दोस्तों हो गए शनि के 145, ये आप जरूर याद रखें। एक टीम ने रिंग ग्रह की परिक्रमा करने वाले 20 नए चंद्रमाओं की दौड़ की खोज की, जो इसके कुल 82 तक ला रहा है। बृहस्पति इसके विपरीत 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों बृहस्पति के भी ज्यादा हो चुके हैं, इसके हो चुके हैं 95 और इसके हो चुके हैं शनि के हो चुके हैं दोस्तों 145। शनि के हो चुके हैं 145, तो 95 बृहस्पति के हो चुके हैं और 145 शनि के हो चुके। तो शनि जो है अब सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है सौर मंडल में। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? आंसर है दोस्तों इसका 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 m। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर है। चंद्रमा की त्रिज्या 1737.4 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हमारे पास सामने प्रश्न है 23वां प्रश्न, अपसौर यानी कि एपीहीलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। अपसौर एपीहीलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है, और उपसौर यानी कि पेरिहीलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। 24वां प्रश्न है, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका प्लूटो। 2006 के बाद से अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो को अब एक ग्रह नहीं माना जाता है 2006 के बाद। हालांकि इसे बोना ग्रह माना जाता है। बोने ग्रहों के उदाहरण एरिस, सेरेस, मार्कमैक और होमिया है।
कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? आंसर है इसका शुक्र। आंसर है दोस्तों इसका शुक्र। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक घना जहरीला वातावरण है और दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है या पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी इसे कहा जाता है। और यह हमेशा घने पीले ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है। शुक्र ग्रह वातावरण गर्मी को अवशोषित करता है जिससे शुक्र में सतह पर भट्टी जैसा महसूस होता है। 26वां प्रश्न है, डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? आंसर है दोस्तों इसका बाहरी कोर। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रभाव विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन से इन विद्युत धाराओं को एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने का कारण बनता है जो ग्रहों के चारों ओर फैली हुई है। 27वां दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा डैश पिंड का एक उदाहरण है? आदित्य। दोस्तों आंसर है इसका आदित्य। चंद्रमा चमकदार नहीं है, यह उस पर गिरने वाली धूप को दर्शाते हुए चमकता है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटल पर गति करती है, ऊपर उड़ती है या निर्मित होती है? किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटल गति करती है, ऊपर उड़ती है या निर्मित होती है? दोस्तों आंसर है इसका पटल विरूपण। पटल विरूपण। पटल विरूपण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा भूपटल का विरूपण हो जाता है जिससे महाद्वीपों, सागर, द्रोणियों, पठारों तथा पर्वतों, वलनों और भ्रंशों का निर्माण होता है। वे बल जिनके कारण भूपटल विक्षुब्ध डिस्टर्बिड विरूपित हो जाती है जैसे वलन, भ्रंशन, उत्थान एवं अवनमन आदि। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया सम्मिलित नहीं की जाती है। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। दूसरा है जब सूर्य अंशतः पृथ्वी के खिंचाव को सिकुड़ता है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार भाटा आते हैं। तब मंद ज्वार भाटा जो है वो आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। मंद यानी कि निप ज्वार एक ज्वार है जिसमें उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर कम से कम होता है। मंद निप ज्वार महीने में 2 बार होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दाहिने कोण पर होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? आंसर है इसका बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है जिसमें धातु हाइड्रोजन के बड़े मेंटल और चट्टान और बर्फ के केवल छोटे कोर बने होते हैं, इसलिए इसे गैस ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। 31वां प्रश्न है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक पिंड है। आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक पिंड है। आकाशीय पिंड या स्वर्गीय पिंड अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे जैसे पिंड हैं। 32वां प्रश्न है, लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है? आंसर है इसका शुक्र। आंसर दोस्तों इसका शुक्र। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में लूसीफर शब्द के अर्थ के रूप में प्रकाश लाने वाले का मतलब है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण लूसीफर नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? चंद्रवाह मंडल। चंद्रमा के चारों ओर घिरे पतले गैसीय को चंद्रवाह मंडल कहते हैं जो अंतरिक्ष की खालीपन और चंद्रमा की सतह से घिरा हुआ है। यह इतना पतला आवरण है कि परमाणु वास्तव में टकराते हैं। चंद्रयान 2 ने चंद्रवाह मंडल में आर्गन 40 का अवलोकन किया था।
सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? आंसर है इसका बृहस्पति। बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों का अनुक्रम है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। दोस्तों ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। सबसे नजदीक में दोस्तों बुध है और सबसे अंत में है हमारा नेपच्यून। सबसे अंत में हमारा नेपच्यून। जो बृहस्पति है वो सूर्य से 5वां ग्रह है। सौर मंडल में ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और जो बृहस्पति है दोस्तों ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आंसर है इसका 15। दोस्तों आंसर है इसका 15। पृथ्वी अपनी दूरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये एक पूरा चक्कर करने में 1 दिन लगता है। 1 घंटे की दर से विभाजित पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। यह संख्या समय क्षेत्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? क्रस्ट। पृथ्वी की संरचना को 4 प्रमुख संकेंद्रित परतों में विभाजित किया गया है। आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट दोस्तों सबसे भारी परत है। क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना है जो निरंतर गति में है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान। सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान है जो पृथ्वी के अंदर सबसे विनाशकारी प्राकृतिक घटना के लिए मिनट स्पंदन के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करता है। चट्टानों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है। सेमिलॉजी का अर्थ है सांकेतिक भाषा का अध्ययन। माइक्रोस्कोप के तहत ऊतकों और कोशिकाओं के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। 38वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से निर्मित है जो एक साथ जिगसा पजल आरा पहली की तरह बन जाते हैं? आंसर दोस्तों इसका स्थल मंडल। स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर पृथ्वी का पथरीला बाहरी हिस्सा है। यह भंगुर पपड़ी और ऊपरी प्रसाद के ऊपरी हिस्से से बना है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल का क्षेत्र और लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की यह तीसरी परत है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की यह तीसरी परत है। यह सीधे समताप मंडल के ऊपर और सीधे थर्मोस्फीयर के नीचे स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर ग्रहण तब लगता है जब दोस्तों आंसर है इसका चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब जो है सौर ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी पर एक छाया डाले। सूर्य ग्रहण केवल एक नए चंद्रमा के चरण में जगह ले सकता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और उसकी छाया पृथ्वी की सतह पर गिर जाती है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों आंसर है इसका बृहस्पति का। यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में से सबसे छोटा है और बृहस्पति के सभी 79 ज्ञात चंद्रमाओं में से छठा सबसे निकटतम है। बृहस्पति के दोस्तों हो चुके 95। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? दोस्तों आंसर है इसका धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। एक तारे का जीवन चक्र तारे गैस और धूल के बादलों में बनते हैं जिन्हें नीहारिका कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन जो सितारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है समाप्त होना शुरू हो जाता है और वे अपने जीवन काल के अंतिम चरणों में प्रवेश करते हैं। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका मंगल। हमारे सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गज हैं यानी कि ये जोवियन ग्रह हैं जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। 43वां प्रश्न है, पहली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? पहली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? दोस्तों आंसर है इसका पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। पहली बीट्स पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मनाया जा सकता है।
पहली बिट्स पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मनाया जा सकता है। पहली के मोती प्रभाव या हीरे की अंगूठी प्रभाव पूर्ण और वलयाकार सौर ग्रहणों की एक विशेषता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है। दोस्तों आंसर है इसका 1/6। 1/6। चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना और चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी के 1/4 गुना है। चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी के 1/4 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पृथ्वी पर उसके बारे में एक छठा है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 1/6 भार होता है। पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, ये बुध से बड़ा है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और चौथा है दोस्तों ये शनि के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों ये कथन जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल भी गैनीमेड के बारे में सही नहीं है। गैनीमेड दोस्तों बृहस्पति ग्रह का एक ये उपग्रह है, ये शनि के चारों ओर नहीं घूमता है बल्कि ये बृहस्पति का उपग्रह है तो उसी के चारों ओर घूमता है। गैनीमेड 1,70,400 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति की कक्षाओं और हर 7 दिन और 3 घंटे में एक क्रांति को यानी कि एक चक्कर को पूरा करता है। हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है यानी कि ये अवधि क्या है? तो दोस्तों आंसर इसका 75 से 76 वर्ष। 75 से 76 वर्ष। हेली की कक्षा की अवधि औसतन 76 पृथ्वी वर्ष है। यह लगभग 7.6 बिलियन मील यानी कि 12.2 बिलियन किलोमीटर के सूर्य के चारों ओर एक कक्षीय परिधि से मेल खाता है। ग्रहों के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण यह अवधि अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न होती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में इसे 2 बार देख सकता है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक है देशांतर और अक्षांश, और दोस्तों ये हमारा भूगोल में दूसरा टॉपिक है। दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं 43वें प्रश्न से। अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आंसर इसका दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश के समानांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 66.5 डिग्री में दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका सर्कल और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल पड़ता है। 48वां दोस्तों प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों द्वारा बनाई गई है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 49वां प्रश्न कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों आंसर है इसका असम। आंसर है दोस्तों इसका असम। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात जसदान, गुजरात के जसदान से, राजस्थान के कलिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से, त्रिपुरा के उदयपुर से और मिजोरम के चंफाई से। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? दोस्तों आंसर है इसका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। यह 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यह 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। दोस्तों 51वां प्रश्न है 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न
कहाँ से नहीं गुजरता है? 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरता है? सिक्किम से। दोस्तों सिक्किम से। 90 डिग्री पूर्व मेरिडियन भारत में मेघालय से राज्य से होकर गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी मेरिडियन भारत में मेघालय राज्य से होकर गुजरती है और यह भूटान और बांग्लादेश को पार करती है। भारतीय मानक समय देशांतर डैश डिग्री पूर्व के अनुरूप है? आंसर है इसका 85 डिग्री। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। यह शहर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत डैश के उत्तर में स्थित है? आंसर है इसका भूमध्य रेखा के। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आंसर है दोस्तों इसका 111। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 55वां दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? आंसर है दोस्तों इसका मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, पर होती है? वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसौर भी कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और एक स्थिति में इसे अपहेलियन यानी कि अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी हर साल 3 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे करीब आती है। इसे पेरिहेलियन यानी कि उपसौर कहा जाता है। 57वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? समलवण रेखा। समलवण रेखा। समलवण रेखा समुद्र में समान लवणता के कनेक्टिंग बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखा है। समलवण रेखा समुद्र में समान लवणता के कनेक्टिंग बिंदुओं को इंगित यानी कि दर्शाने के लिए मानचित्र पर खींची गई एक रेखा होती है। दोस्तों समकालिक रेखा होती है एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित होने वाली रेखाएं। आइसोनोमल एक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में नमूने लिए गए पौधों की प्रजातियों के समान बहुत यातायात मूल्यों के बिंदुओं को जोड़ने वाले चार्टर पर एक रेखा होती है। आइसोनोमल एक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में नमूने लिए गए पौधों की प्रजातियों के समान बहुत यातायात मूल्यों के बिंदुओं को जोड़ने वाले चार्ट पर एक रेखा होती है। समतलित झंझा रेखा भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा जिस पर एक साथ गरज के साथ गतिविधि का एक चरण हुआ हो, उसे समतलित झंझा रेखा कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों आंसर है इसका आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। अक्षांश के समानांतर भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 60वां प्रश्न हमें दिया गया है, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों आंसर है इसका विषुव का दिन। विषुव का दिन। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स वह दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। यह हर साल 2 बार 20 मार्च और 23 सितंबर को होता है। यह हर साल 2 बार 20 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को है और 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति है। 61वां दोस्तों प्रश्न है, 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर स्थित
राज्य की राजधानी का नाम बताइए। आंसर है दोस्तों इसका ईटानगर, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 62वां दोस्तों प्रश्न है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति। उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी कि सुमेरु ज्योति, कभी कभी ध्रुवीय रोशनी, उत्तरी रोशनी, ऑरोरा बोरेलिस या दक्षिणी रोशनी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आकाश में एक ये प्राकृतिक प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है, आर्कटिक और अंटार्कटिका के आसपास। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 63वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? दोस्तों आंसर है इसका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का अक्षांश 27 डिग्री नॉर्थ और 86.9 ईस्ट है, जबकि दिल्ली का अक्षांश 28.61 नॉर्थ और 77.2 ईस्ट है। इसलिए माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली से 1 डिग्री अक्षांश के भीतर है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भूगोल सेक्शन के टॉपिक सौर मंडल और उसके ग्रह, देशांतर और अक्षांश रेखाओं से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।